Everyone, I'm Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi and welcome to this video on MBBS abroad for Indian students. अब मेरे साथ एक MBBS abroad के एक्सपर्ट हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनिल। मोर देन 12 इयर्स से हम एमबीबीएस अब्रॉड वाले फील्ड में हैं। 3000 से अबव हमने स्टूडेंट्स वहाँ पे भेजे हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया में आके एफएमजी क्लियर किया है, उसके बाद नीट पीजी क्लियर किया है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी क्लियर करके वो अभी वहाँ पे सेटल है, और काफी सारे स्टूडेंट हैं जो यूरोप में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने काफी सारी कंट्रीज हैं वो विजिट करी हैं जो मेनली पॉपुलर एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी खुद की जो मेडिकल जर्नी है वो मैंने स्टार्ट करी यूक्रेन से। मोस्टली जो स्टूडेंट हमने भेजे हैं वो यूक्रेन भेजे थे। उसके बाद हमने किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सारी कंट्रीज मैंने खुद विजिट करी हैं। वहां पे पर्सनली हमने स्टूडेंट्स की हेल्प करके उनको हमने ट्रांसफर भी करवाया है, जो यूक्रेन वॉर की वजह से जिनकी स्टडी डिसकंटिन्यू हो गई थी उनकी सबकी स्टडी हमने कंटिन्यू करवाई है उन कंट्रीज के अंदर। तो आपने तो बहुत कंट्रीज विजिट किए हैं, टाइम स्पेंड किया है। मैंने भी बहुत सारी कंट्रीज विजिट की इंक्लूडिंग यूक्रेन, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस। तो बहुत ज्यादा कंट्रीज में हम दोनों पर्सनली स्टूडेंट्स के साथ वर्क किए हैं। दोनों का कंबाइंड एक्सपीरियंस मोर देन 20 इयर्स का है। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एमबीबीएस अब्रॉड को लेके हम जो इंडियन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी प्रोवाइड करेंगे, और इतने एक्सपीरियंस के बाद हम आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, और आपको वो इन्फॉर्मेशन आपके एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन चूज करने में बहुत हेल्प करेगी। तो आप ये पूरी वीडियो देखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा, एमबीबीएस अब्रॉड वर्सेस एमबीबीएस इन इंडिया। तो अभी बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कंफ्यूज होंगे कि क्या हमें अब्रॉड जाना चाहिए, क्या अब्रॉड एक राइट डेस्टिनेशन है। अब हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजा है और हमारे सामने ही बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर भी बने हैं अब्रॉड से। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि कौन ऐसे वो स्टूडेंट्स हो जो अब्रॉड जाने का अपना डिसीजन फाइनल करें, या फिर ऐसे कौन स्टूडेंट्स हो जो इस साल के बाद भी एक और साल नीट निकालने की कोशिश करें? देखिए, इंडिया में डॉक्टर बनना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक पेरेंट है, वो भी चाहता है कि हमारा बच्चा है वो डॉक्टर बने। लेकिन ये जो क्रेज है उसकी वजह से क्या है कि सीट्स हमारे पास बहुत कम है। बच्चे एग्जाम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो इंडिया उतने बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। इंडिया में जो सीट्स हैं अराउंड 1,10,000 सीट, और वो 1,10,000 जो सीट है वो भी गवर्नमेंट सीट नहीं है। उसमें गवर्नमेंट भी है, उसमें सेमी गवर्नमेंट भी है, उसमें प्राइवेट भी है। तो जो स्टूडेंट नीट का प्रिपेयर कर रहा है और उन सब के साथ में कम्पीट कर रहा है, एक तरह से सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। हर एक स्टूडेंट को अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाती है, और जो लास्ट 1-2 ईयर का अगर हम कट ऑफ देखें नीट का, तो वो तो 720 मार्क्स में से 650 प्लस आपके आ रहे हैं, तब आपको अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रही है। पूरे साल में सिर्फ एक एग्जाम होता है, तो एक तरह से ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो अब्रॉड को एज ए डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। काफी ट्रेंड था, बार बार नीट का एग्जाम देते रहो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो ये चीज सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे तो आपको 650 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, इंडिया में सीट मिल जाएगी, तब आप दोबारा तैयारी कीजिए। अदरवाइज आप उसी टाइम डिसीजन लीजिए। अगर आप नीट में क्वालिफाई हो गए हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी। आपको ये देखना है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। अगर आपको लगता है कि इस साल 200 है, नेक्स्ट ईयर आप 300 भी ले आओ, तो भी आप सेम स्टेज पे ही खड़े होगे कि अब क्या करें, क्योंकि सीट आपको 200 पे भी नहीं मिल रही है इंडिया में गवर्नमेंट, और ना ही 300 पे मिलने वाली है, ना ही इनफैक्ट 400 या शायद 500 पे भी ना मिले आप। अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको ये फील होता है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के शायद इतना अच्छा स्कोर ना कर पाए, तो आप अब्रॉड जा सकते हैं। क्योंकि अब्रॉड से जब आप पढ़ के आते हैं इंडिया, तो आप लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठते हैं, और लाइसेंसिंग एग्जाम में फायदा ये होता है कि आपका किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एफएमजी की बात करें, अभी तक जो एग्जाम होता है लाइसेंस के लिए इंडिया में, अगर आप उसमें बैठते हैं तो आपका किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। लेट्स से अगर 10,000 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 10,000 में से 8,000, 9,000 इवन 10,000 के मिनिमम जो मार्क्स है रिक्वायर्ड 50% उतने आ जाते हैं, तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि जब बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए? वो भी स्टूडेंट जिसने डिसाइड किया है इंडिया में मेरा प्रिपरेशन अभी कंप्लीट हो गया है, उसको फिर डिसाइड करना है कि अब्रॉड के अंदर उसको कौन सी कंट्री में जाना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कंट्री के बारे में हर एक चीज उसको रिसर्च करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी पॉपुलर एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस है, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान एक्सेट्रा, तो अगर बच्चे इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है यहाँ का? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर स्टूडेंट को यहाँ इंडिया में आके प्रैक्टिस करनी है वापस, ठीक है, तो उसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट है, आपने 11th और 12th जहां से भी आपने की है, पीसीबी
इंग्लिश जनरल कैटेगरी 50% मार्क मिनिमम आपके एग्रीगेट होने चाहिए। राइट राइट। रिजर्व कैटेगरीज हैं तो 40% आपको चाहिए, ठीक है। Alright. ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है आपकी एज है वो 17 ईयर होनी चाहिए जिस भी साल में आप एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2025 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी एज 31 दिसंबर 2025 तक 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। Okay. और जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो है नीट क्वालिफिकेशन। Okay. जो नीट का एग्जाम आप दे रहे हो उसमें आपको एक क्वालिफाई वाला मार्क्स है वो स्कोर करना है। Right. जैसे 720 मार्क्स का एग्जाम होता है हर साल, हाँ। हर साल की अलग अलग कट ऑफ होती है। राइट, वो रिजल्ट के दिन ही हाँ, पता चलता वो है। रिजल्ट के दिन पता चलता है। Right. उसको आपको क्वालिफाई करना नीट के एग्जाम को। Right. और उसमें सबसे अच्छी बात ये क्या है कि आपका जो नीट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है अगर Right, आप right. अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट ने 2023 में एग्जाम दिया नीट का, ठीक है, वो क्वालिफाई हो गया और 2024 में किसी रीजन से वो एग्जाम ही नहीं दे पाया Right. या फिर वो एग्जाम में फेल हो गया, तो वो अपने 23 में जब वो क्वालिफाई हुआ था उस स्कोर कार्ड को यूज करके अब्रॉड में एडमिशन ले सकता है। तो ये उसके लिए बेनिफिट है। Right, 3 right. साल तक वैलिड है। जो बच्चा जैसे अभी 2025 में है जिसको एडमिशन लेना है वो 23 और 24 और 25 Right, इन right. तीनों साल की नीट का रिजल्ट यूज कर सकता है। एकदम से जी। और इसी रिजल्ट के बेसिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ मई जून ऑलरेडी सीट अप्लाई भी कर देते हैं। FMGL रेगुलेशंस, तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो आज के टाइम पे हर बच्चे को पता होनी जरूरी है, क्योंकि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ अगेन वो ये है कि कंसल्टेंट्स इंडिया में बच्चों को FMGL रेगुलेशंस के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं करते हैं। और अब बहुत ज्यादा बच्चों को इन चीजों की दिक्कतें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, परसों ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उनके पेरेंट्स से, एंड वो पेरेंट गुजरात से थे। तो उनको 2022 में फिलीपींस में एडमिशन करा दिया और वो डायरेक्टली MD प्रोग्राम में हुआ था 4 ईयर। उसमें 3 ईयर का कोर्स था, बच्चे का 1 ईयर की इंटर्नशिप थी। अब बच्चे की इंटर्नशिप चल रही है फिलीपींस में। अब उनके पेरेंट्स का ये कंसर्न है कि ये डिग्री तो वैलिड ही नहीं है इंडिया में, बट कंसल्टेंट ने ये बता के भेज दिया कि ये डिग्री वैलिड होगी आपकी इंडिया में। तो अब बच्चे का पूरा करियर खराब, 4 साल खराब, पैसे खराब, सब खराब, क्योंकि इसका कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। तो FMGL रेगुलेशंस बच्चों को पता होना चाहिए। तो उसके बारे में आप बताइए कि FMGL रेगुलेशंस में NMC ने क्या बातें बोली हैं और क्या NMC कोई NMC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मेंटेन करता है कि नहीं। अभी जो FMGL रेगुलेशंस की आप बात कर रहे हैं, 18 नवंबर 2021 को एक गैजेट रिलीज हुआ था। जो भी स्टूडेंट MBBS करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं जी। तो उनके लिए अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स दिए थे कि ये पॉइंट्स हैं, ये आपको सारे आपको फॉलो करने हैं। जो स्टूडेंट आज के टाइम में सोच रहा है कि मेरे को अब्रॉड जाके MBBS करनी है, तो उसको क्या क्या चीजें उसमें से ध्यान में रखनी है उस रेगुलेशंस में, कि जो इंडिया में मेडिकल कॉलेज के अंदर जैसे सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट वहां होने चाहिए। राइट, ये फर्स्ट पॉइंट एक तरह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ टीचिंग शुड बी इंग्लिश लैंग्वेज। राइट। तो अगर बच्चे बाय चांस मान लीजिए जर्मनी चले गए और जर्मन लैंग्वेज में MBBS का कोर्स कर लिया तो इंडिया में वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, जो FMGL का जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तो यही चीज है। ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम का कोर्स होना चाहिए। तो आज के टाइम में MBBS अगर कोई भी स्टूडेंट इंडिया में कर रहा है तो ड्यूरेशन उनका 4.5 इयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। सेम चीज उन्होंने मेंशन की है, 54 मंथ्स स्टडी प्लस 12 मंथ इंटर्नशिप। और इसी रीजन की वजह से फिलीपींस जहाँ पे 3 इयर्स का पढ़ाई प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होती थी वो अब इनवैलिड हो गया था 2021 में। ये गैजेट जी 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 Right. उसके बाद काफी सारी कंट्रीज ने अपने जो रूल्स थे उनको चेंज किया, ठीक है। जैसे सब जगह पे पहले 6 ईयर प्रोग्राम था, अभी उसको 5+1 कर दिया है। और सबसे बेटर तो किर्गिस्तान ने किया है। किर्गिस्तान ने सेम इंडिया वाला पैटर्न स्टार्ट कर दिया है, 4.5 ईयर की स्टडी और 1 ईयर की इंटर्नशिप। मतलब बच्चा वहां पे 11 सेमेस्टर रहता है। हाँ, वहाँ 11 सेमेस्टर रहता है। अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, जैसे रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वहाँ पे 5+1 ईयर का प्रोग्राम है, 12 सेमेस्टर रहता है। हाँ, और यहाँ पे 11 सेमेस्टर, मतलब 1 सेमेस्टर बच्चा अपना सेव कर रहा है, 1 सेमेस्टर की फीस सेव हो रही है, 1 सेमेस्टर का हॉस्टल उसका सेव हो रहा है। सारे खर्चे मतलब उसके सेव हो रहे हैं इंक्लूडिंग द टाइम। ये सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो पता होने चाहिए। आई थिंक एक उन्होंने और चीज बोली थी रिगार्डिंग लाइसेंस, तो वो क्या उन्होंने बताया? उसमें एक पॉइंट है वो मेंशन उन्होंने किया हुआ है, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस भी कंट्री में स्टूडेंट MBBS अपनी कंप्लीट कर रहा है, पहली चीज तो ये है कि आपको सेम यूनिवर्सिटी में अपनी MBBS कंप्लीट करनी है। ट्रांसफर नहीं ले सकते आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। जैसे पहले बच्चे हैं वो ट्रांसफर ले सकते थे, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया तो ट्रांसफर ले सकते थे। अभी वो ट्रांसफर उन्होंने इनवैलिड कर दिया है। कंप्लीट आपको स्टडी भी सेम यूनिवर्सिटी से करनी है, इंटर्नशिप भी आपको सेम यूनिवर्सिटी से करनी है। और उसके बाद जिस कंट्री में आप MBBS कर रहे हैं आप वहां आप एलिजिबल टू प्रैक्टिस होने चाहिए। ये लाइन उन्होंने मेंशन की हुई है। सारे रूल्स रेगुलेशंस बच्चों को पढ़ने जरूरी हैं। अगर आप कंप्लीट ये रूल्स रेगुलेशंस पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों को FMGL रेगुलेशंस पता होने चाहिए। तो क्या NMC ने खुद
ये रेगुलेशंस निकालने के बाद किसी भी कंट्री को ओके बोला है या कहीं पे भी उन्होंने एक लिस्ट मेंटेन की, जैसे एमसीआई पहले एक लिस्ट मेंटेन करता था, उनकी लिस्ट में कंट्री वाइज यूनिवर्सिटीज होती थी कि आप अगर यहाँ पढ़ाई करेंगे, लेट्स से रशिया की XYZ यूनिवर्सिटी में या किसी भी कंट्री की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके इंडिया आते तो लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो क्या एनएमसी ने कोई एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज बोल रखी है? नहीं, एनएमसी ने साफ साफ ये चीज बोला हुआ है कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कंट्री का हम एडवर्टाइज नहीं करते। जो भी कंट्री, जो भी यूनिवर्सिटी हमारा जो FMGL रेगुलेशंस है उनको फॉलो करता है, वहां पे बच्चा जाके स्टडी कर सकता है। तो ऐसी कोई लिस्ट एनएमसी मेंटेन नहीं कर रहा है, जो पहले MCI करता था। तो ऐसी कोई भी लिस्ट नहीं है। सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स इंडिया में आपको बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी एनएमसी ने अप्रूव कर रखी है, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। राइट। काफी हम ऐड देखते हैं, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, WHO अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। राइट। तो देखिए एनएमसी अप्रूव तो एनएमसी द्वारा कुछ नहीं है, ये बात कहते हो सकता है कंसल्टेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी कंट्री या यूनिवर्सिटी को एनएमसी अप्रूव कह रहे हैं वो उनके हिसाब से या उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एनएमसी अप्रूव्ड है। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब बच्चे बहुत या व्यूअर्स हमारे बहुत परेशान हो रहे होंगे सोच के कि यार अब्रॉड में इतने रूल्स बन गए हैं, अब 21 में बने हैं तो 27 या 28 में वो स्टूडेंट्स आएंगे, अभी तो 25 चल रहे हैं, तक हमें शायद पता भी ना चले कि कौन सी कंट्री को इवेंचुअली एनएमसी ओके बोले। इस टाइम पे जो व्यूअर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसी कहां से वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं कि उनको एक आइडिया लगे कि कौन सी कंट्री में या कौन सी यूनिवर्सिटी में ये एनएमसी के FMGL रेगुलेशंस पूरे हो रहे हैं? सबसे पहली बात है, कहीं भी ऐसे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, कहीं भी ना उनकी वेबसाइट पे है। अगर आप उनको कॉल भी करेंगे या फिर आप वहां जाएंगे भी तो वो आपको क्लियर नहीं बताते हैं। इवन अगर आप RTR डालेंगे तो वो नहीं बताते, कुछ भी क्लियर नहीं है। उनकी तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि ये कंट्री हमारा रूल फॉलो करती है, ये यूनिवर्सिटी हमारा रूल फॉलो करती है, ये नहीं करती है। राइट। ये चीज उनको मेंशन करनी चाहिए। स्टूडेंट और पेरेंट है वो थोड़ा सा क्लियर रहे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो एनएमसी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। एनएमसी बार बार जो भी पब्लिक नोटिस निकाल रही है उसमें सिर्फ वो इतना ही बोल रहे हैं कि आप वहां जाइए जहां पे हमारे FMGL रेगुलेशंस पूरे होते हैं। ठीक है, तो अब एनएमसी की तरफ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे जो बच्चे हैं इंडिया में बैठे हुए हैं, अपना नीट में 3 साल 4 साल इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, जिनके पेरेंट्स को और बच्चे को ये कि नहीं मेरे को डॉक्टरी बनना है, मेरे को MBBS ही करनी है, जिसमें जुनून है, बच्चे में जुनून है, पैशन है कि नहीं मेरे को MBBS करनी है, लेकिन इंडिया में किसी कारण से, किसी रीजन से वो 650 मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहा है, या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर 1 करोड़ रुपए देने का उनके पास फंड नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से इच्छा है कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो एकदम से डाउट में आए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कि हम अभी मतलब कि कहाँ जाएं, क्योंकि एनएमसी तो कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। उस चीज के अंदर स्टूडेंट और पेरेंट सबसे फर्स्ट चीज कर सकते हैं, जो एम्बेसी, जिस कंट्री की जो एम्बेसी है, फॉर एग्जांपल उज्बेकिस्तान है, ताशकंद में जो इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, उसमें उन्होंने मेंशन की हुई है सारी चीजें। ठीक है, हर कंट्री की जो इंडिविजुअल जो एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसीज है, उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आप मतलब यहाँ जो स्टडी होगी MBBS में उसका क्या ड्यूरेशन है और क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या लाइसेंस प्रोवाइड करता है, नहीं करता है। तो काफी सारी कंट्रीज की में एम्बेसीज ने ऑलरेडी डाली हुई है। नंबर 2 चीज है, यूनिवर्सिटी ने भी मतलब अपने लेटर हेड पे डाला हुआ है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो FMGL के, NMC के जो रेगुलेशंस हैं उनको फुलफिल करती है, और हम यहाँ पे 5+1 ईयर में आपकी स्टडी प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट करवा रहे हैं, और आप यहाँ पे एलिजिबल हैं वर्क करने के लिए। जो मेन उनके पॉइंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज ने अपने लेटर हेड पे मेंशन किए हुए हैं, ऑफिशियल डाला हुआ है, ऑफिशियल लेटर डाला हुआ है। ये 2 चीजें हैं जिनसे हम कंफर्म कर सकते हैं। राइट। और आई थिंक इसके अलावा भी जैसे जॉर्जिया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी वेबसाइट पे FMGL रेगुलेशंस के रिप्लाई में अपना नोटिफिकेशन किया हुआ है। इवन अगर आप बांग्लादेश का देखेंगे तो बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है उनकी वेबसाइट पे भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है, आप वहां से आगे लाइसेंस भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों को आइडिया लग गया होगा कि सबसे पहले FMGL रेगुलेशन पता होनी जरूरी है, और ये पता होना जरूरी है कि आप कैसे ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं, जितने बच्चे अब अब्रॉड जा रहे हैं, जब बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे क्या हम USA चले जाएं या UK चले जाएं या स्पेन चले जाएं या फिर रशिया जाएं या फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जो थोड़ा सर्च कर चुके होंगे उनको आइडिया लग गया होगा। तो सबसे पहले बच्चे USA, UK या फिर जो ये बिल्कुल अच्छी वाली कंट्रीज है जहां पे बच्चे अदर कोर्सेज के लिए इतने नंबर में जाते हैं, वहां बच्चे MBBS करने क्यों नहीं जा पाते? फर्स्ट चीज है बजट। राइट। बजट वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और दूसरा वहाँ पे जाने के लिए आप डायरेक्टली आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इन कंट्री में बच्चे जा ही नहीं पाते, क्योंकि देखो जो बच्चा नीट देता है तो अगर बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा तो गवर्नमेंट सीट ले लेगा,
बट अगर ठीक ठाक स्कोर करेगा और पैसा होगा तो इंडिया में ले लेगा। फिर बच्चे जो अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं ये वो हैं जिनका 1 करोड़ के ऊपर का बजट नहीं है, क्योंकि अगर आप नीट क्वालिफाई करके 1 करोड़ से ऊपर का बजट रखते हो तो आप इंडिया में नहीं ले लोगे। राइट। तो अब अगर बच्चे ये समझ गए कि देखो हम ऐसी कंट्री जा नहीं सकते जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अब हम ऐसी कंट्री भी नहीं जा सकते जहां पे प्रोग्राम लोकल लैंग्वेज में हो, क्योंकि फिर आप FMGL रेगुलेशंस पूरे नहीं कर रहे हैं। तो अब एक्चुअल में बच्चे कौन सी कंट्रीज में MBBS करने जाते हैं? हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे नेपाल स्टूडेंट जाते हैं काफी, उसके बाद बांग्लादेश स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, उसके बाद किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस, आर्मेनिया, उसके बाद ताजिकिस्तान। ये काफी सारी जो मेनली पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट अभी करंटली पढ़ भी रहे हैं और बच्चे वहां से ग्रेजुएट होके इंडिया में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? हाँ, काफी ज्यादा। इनमें से अगर मैं पूछूं आपसे कि टॉप 5 कंट्रीज कौन सी होंगी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड उनका बजट एक एवरेज क्या रहता होगा? टॉप 5 में अभी इस टाइम जो काम कंट्रीज हैं जिसमें ज्यादा स्टूडेंट जा रहे हैं उसमें से जॉर्जिया एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उसके बाद में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इसके बाद एक सर्बिया भी आजकल पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है बच्चों के लिए। तो इनका एक बजट क्या रहता होगा? बजट मतलब अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है जाने का तो उसकी ट्यूशन फीस आ जाती है, हॉस्टल फीस आ जाती है, अकोमोडेशन का खर्चा, फूड या इंडियन मेस बच्चों का, इसके अलावा एडमिशन में जो खर्चे हो जाते हैं या फिर जो उनके नेसेसरी खर्चे होते हैं जैसे वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन है कहीं पे, तो अगर हम ये सारे खर्चे मिलाएं एंड हम बच्चों के पर्सनल एक्सपेंस और आने जाने का खर्चा साइड में रख दें, क्योंकि वो तो बच्चे को हर कंट्री में ही करना है रिगार्डलेस वो कहीं पे भी जाए, कहीं ना भी जाए तो भी उसके पर्सनल एक्सपेंस तो होंगे। तो इन सब कंट्रीज का एक बजट क्या होगा? जैसे मानिए आपने जॉर्जिया बोला, तो जॉर्जिया का क्या बजट होता है? जॉर्जिया का इन टर्म्स ऑफ बजट इट विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव। 45 से 50 लाख वहां जाएगा ही जाएगा जॉर्जिया में, क्योंकि अकोमोडेशन इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। उसके बाद और भी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ अदर चीजें काफी एक्सपेंसिव है, और यूनिवर्सिटीज की जो ट्यूशन फीस है वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम बात 45 से 50 लाख रुपए तो हमें एकदम माइंड सेट हमें रखना चाहिए। अगर आपका बजट है, आपका बजट अलाउ करता है जॉर्जिया के लिए, तो आपके पास 45 to 50 लाख का बजट होना चाहिए। अगर आप सब कुछ अगर इंक्लूड करेंगे, आपकी ट्यूशन फीस, उसके बाद आपका हॉस्टल, फिर फूड, पॉकेट मनी, फिर आपकी फ्लाइट टिकट्स, वीजा एंड अगर सब कुछ इंक्लूड करेंगे तो आई थिंक सर्बिया में जो बजट पड़ता है वो 50 प्लस पड़ जाता होगा। हाँ, अराउंड 50 लाख प्लस का। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि 50 लाख तो एक ऐसा बजट है जो कि थोड़ा हाई एंड में आता है, या 45-50 लाख जैसा आपने जॉर्जिया में बोला, तो आई थिंक 20% बच्चों का ही इतना बजट होता है, और जिनका इतना होता है वो फिर इन्हीं कंट्रीज में जाते हैं, वो दूसरे ऑप्शंस नहीं देखते। ज्यादातर स्टूडेंट्स का बजट होता है कि अकोमोडेशन प्लस फीस प्लस खाना मिला के 20 to 30 लाख के बजट में हो जाए। तो इस बजट में कोई कंट्रीज आती हैं? पहले भी मैंने से रिपीट किया ये चीज कि जो स्टूडेंट नीट में अपना स्कोर नहीं कर पाता, या फिर जिसके पास में इंडिया में 1 CR का बजट नहीं है, वही बच्चे बाहर जाते हैं। एक्सपोजर के लिए बाहर नहीं जाते हैं कि नहीं हमें बाहर पढ़ना है, हमें अब्रॉड से MBBS करनी है। जैसे जो पॉपुलर जो जनरल स्टडीज के लिए जो एक ट्रेंड बना हुआ है इंडिया में कि नहीं हम तो UK से MBA कर रहे हैं, हम तो US से BBA कर रहे हैं। MBBS में वो एक्सपोजर वाला बिल्कुल भी सीन नहीं है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया भी हम मान सकते हैं। तो इन सब कंट्रीज में जो बजट जाता है वो 25 to 30 लाख रुपीस में ओवरऑल कंप्लीट हो जाती हैं चीजें, क्योंकि वहाँ ट्यूशन फीस है वो काफी कम है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी काफी चीप है। ओवरऑल वही 30 लाख तक सब कंप्लीट हो जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो 25-30 लाख का बजट रखता हो, क्योंकि इतना तो आपको आज के टाइम पे खर्च करना पड़ेगा गिवन की डॉलर का और इंडियन करेंसी का रेट भी बहुत ऊपर चला गया, तो वो जा सकता है कंट्री जैसे किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान में भी कुछ यूनिवर्सिटीज उनको मिल जाएंगी, जॉर्जिया में कुछ भी नहीं मिलेगा उनको ऐसा ऑप्शन। अगर कोई बच्चा को कोई भी कंसल्टेंट एजेंट ये बोल रहा है कि 25 लाख में आप सारा खर्चा कर लोगे जॉर्जिया में, तो ये तो बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि इतनी तो ट्यूशन फीस ही होती है, राइट? सर्बिया में भी नहीं हो पाएगा इतने कम बजट में। बांग्लादेश बच्चे जाते हैं तो वहां पे भी 35-40 लाख का एवरेज बजट है ढाका के किसी अच्छे एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पे बच्चे को हाफ फीस अभी पे करनी होती है। बजट के बारे में बात ही कर रहे हैं तो बजट रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि अब्रॉड से MBBS करनी है, लेकिन पेरेंट्स को होता है कि या स्टूडेंट्स को होता है स्कॉलरशिप चाहिए। तो क्या MBBS अब्रॉड इन सब कंट्रीज में जब बच्चे करने आते हैं तो कोई स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप में बच्चों को लगता है कि यार 20% फीस, 50% फीस, या शायद कहीं पे 100% फीस माफ हो जाएगी,
कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो विज्ञापन एक तरह से देखते हो, भ्रामक विज्ञापन है जिसको मैं बोलूंगा मैं, ठीक है। अप टू 50% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी जो है, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ऐसी कोई मेडिकल के अंदर कोई स्कॉलरशिप ऐसे ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है। कोई भी स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां की ट्यूशन फीस ही आप देखिए ना, ट्यूशन फीस स्टार्ट हो रही है आपकी $3,500 से। इंडिया की करेंसी में अगर हम बात करें, वही 3 लाख रुपए की समथिंग फीस आ रही है। इससे भी इनफैक्ट सस्ती यूनिवर्सिटीज हैं। इससे भी सस्ती यूनिवर्सिटीज हैं, 2.5 लाख वाली भी हैं। वो भी आपको 2 सेमेस्टर में आपको पे करनी पड़ रही है, सवा लाख रुपए। उसमें तो क्या स्कॉलरशिप देंगे, उनको भी यूनिवर्सिटी फिर रन करनी है। तो देखो, ये चीज आपको मैं बहुत क्लियरली अभी बताना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप्स तो नहीं होती है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको स्कॉलरशिप के नाम पे क्या करते हैं कि जो ट्यूशन फीस है उसी में फीस ऐड कर देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है। फॉर एग्जांपल फिलीपींस में मैंने एक केस देखा था, तो हम बच्चों को फीस बता रहे थे, मान लीजिए इंडियन करेंसी में 30 लाख, दूसरा कंसल्टेंट वही फीस 32 लाख बता के 2 लाख का स्कॉलरशिप बोल दिया। तो बच्चों को लगा अरे वाह स्कॉलरशिप मिल रही है। तो एमबीबीएस अब्रॉड में स्कॉलरशिप नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपका बजट 40 to 50 लाख का नहीं है, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें जो आपके बजट में आती है, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है, लेकिन आपको कम बजट के ऑप्शन जरूर मिल सकते हैं। तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी अगर ढूंढनी है जो आपके बजट में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट मैं मूव ऑन करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो अगेन बजट रिलेटेड है। क्या लोन की फैसिलिटी भी मिलती है बच्चों को? लोन की फैसिलिटी है, वो मिलती है। इंडिया के अंदर जहां से भी स्टूडेंट है, जो भी अपने लोकल एरिया के अपने बैंक से कांटेक्ट करे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स जो बैंक वाले मांगते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे। यूनिवर्सिटी है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो एडमिशन लेटर हो, डिमांड लेटर हो, उसमें सारे स्विफ्ट ट्रांसफर की डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखी होती है। एट द एंड बैंक का डिसीजन है कि आपको वो कितने पैसे का आपको लोन सैंक्शन कर रहे हैं। मोस्टली जो बैंक्स हैं वो अगर अब्रॉड एजुकेशन के लिए हम जा रहे हैं तो वो गारंटी डिमांड करते हैं कि कोई गारंटी हो, एक तरह से कोलेटरल, जैसे मॉर्गेज लोन टाइप हम बात कर सकते हैं। मेनली ट्यूशन फीस पे ही लोन देते हैं। तो अभी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या बजट है, क्या एलिजिबिलिटी है, और एफएमजीएल रेगुलेशंस क्या हैं, पॉपुलर कंट्रीज कौन सी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई 2 या 3 ऐसी कंट्री बताओ जो आपके एक्सपीरियंस में अच्छी हैं, बेस्ट हैं इस टाइम पे, तो वो कौन सी कंट्री होंगी और किस रीजन से आप उनको बेस्ट बोलेंगे? जो अगर स्टूडेंट का बजट अच्छा बजट है तो मैं जॉर्जिया रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक तो यूरोपियन टच होने की वजह से एक तो एक्सपोजर स्टूडेंट का काफी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफी अच्छी है वहाँ पे। हमारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ से पास आउट हुए हैं उनका एफएमजी में भी अच्छा रिजल्ट है, और इवन जो जॉर्जिया एक बार स्टूडेंट चला जाता है तो उसका ज्यादा मूड ये होता है कि नहीं, मैं इससे भी अच्छी कंट्री में जाके मैं फिर प्रैक्टिस करूँ। जॉर्जिया एक तरह से यूरोप में आता है, तो स्टूडेंट चाहता है कि भाई मैं भी यूरोप में या फिर यूके यूएस में, एक तरह से मैनिफेस्टेशन जो होता है उसका वहां का होता है फिर, तो वो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जॉर्जिया है वो काफी अच्छा है। एफएमजी का रेशियो है वो काफी बेटर है अदर कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करेंगे जॉर्जिया का। अगर हम ये देखें कि लास्ट कुछ सालों में जो एमबीबीएस अब्रॉड की पॉपुलर डेस्टिनेशंस अगेन, जैसे जॉर्जिया, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अगर हम इन कंट्रीज की बात करें, इवन अगर हम बेलारूस, अर्मेनिया, तजाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लें, इन सभी कंट्रीज में लास्ट कुछ सालों में सबसे अच्छा एफएमजी का पासिंग परसेंटेज जॉर्जिया का है। तो जो भी स्टूडेंट्स अच्छा बजट रखते हैं तो वो आंखें बंद करके जॉर्जिया सिलेक्ट कर सकते हैं। जॉर्जिया तो चलो हाई बजट में आ गया, जो मैंने बताया हार्डली 20% बच्चों का ही होता है। अब ये जो बाकी बच्चे जो 25-30 लाख का बजट अपना सोच के चल रहे हैं, इनके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी? मोस्ट जो पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है वो मैं कहूंगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में 2003 से वहां पे स्टूडेंट जा रहा है, और वहां इस टाइम करंटली 25,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस की वहां पे। दूसरा वहां बेनिफिट जो है, आपकी जो स्टडी है वो एकदम इंडिया का जो ड्यूरेशन है सेम वही ड्यूरेशन है वहाँ पे 4.5। हाँ राइट, 6 महीने बचा लेते हैं। 6 महीने बच्चे की सेव हो जाते हैं। आपको 4.5 साल स्टडी करनी है, 1 साल इंटर्नशिप करनी है, 5.5 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। और जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे ऑन कैंपस एफएमजी की क्लासेस रेगुलर चलती रहती है वहाँ पे। इसकी वजह से किर्गिस्तान का रिजल्ट भी अगर आप देखोगे जो एनबी का डाटा, तो उसमें किर्गिस्तान का काफी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि ऑन कैंपस वहाँ क्लासेस रेगुलर क्लासेस चल रही है। राइट। अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सबका पासिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है अगर किसी साल रशिया का 30% है तो किर्गिस्तान 28 है। अगर आप डेटा के हिसाब से देखोगे तो किर्गिस्तान इज राइट अप देयर अलोंग विद कंट्रीज लाइक रशिया। तो इनका पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा है। और ऐसे क्या रीजंस है जिससे बच्चा किर्गिस्तान सेलेक्ट करे? एक तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, क्योंकि बहुत सालों से वहां बच्चे जा रहे हैं। 20 से 24 साल वहां पे हो गए हैं जहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टूडेंट जा रहे हैं। और आज के टाइम में इंडिया में बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो किर्गिस्तान से पास आउट होके यहाँ पे आए हैं। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वहाँ की कैपिटल में है, इंडियन एम्बेसी वहाँ पे अवेलेबल है, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। सॉम
करेंसी है वहाँ पे वो रुपए के जस्ट बराबर है, एकदम इक्वल है, एक सोम 1 रुपए की इक्वल है। तो सेम जो कॉस्ट जो हम यहाँ दिल्ली में या फिर जयपुर में जहाँ भी सेम कॉस्ट में ही सारी चीजें वहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं। तो ये तो काफी अच्छी आपने बातें बताई हैं। आपने ये भी बता दिया कि FMG पासिंग परसेंटेज भी कैसा रहता है, जैसे जॉर्जिया का ज्यादा है, बाकी कंट्रीज का लगभग बराबर है। और अगर बच्चों को चेक करना है कि एनबी का क्या डेटा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप ये भी चेक कर सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनके थ्रू प्रोवाइडेड डेटा में अलग अलग कंट्रीज जैसे रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया या कोई सी भी कंट्री हो उससे कैसी परफॉर्मेंस रही है इंडियन स्टूडेंट्स की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो आप रिकमेंड करेंगे, जो आपने 2 कंट्रीज बोली जॉर्जिया एंड किर्गिस्तान, उनमें कौन सी आपके हिसाब से यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं? फिर से मैं वही बजट की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि जॉर्जिया में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग बजट है, अलग अलग सिटीज में भी है, अलग अलग सिटीज में भी है। सबसे पहली चीज ये कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं आप ट्राई कीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी है वो कैपिटल में हो। तो जैसे जॉर्जिया की जो कैपिटल है तिब्लिसी, वहां पे यूनिवर्सिटी है तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बट उसका बजट बहुत ज्यादा चला जाता है। आई थिंक 70-80 लाख तो मिनिमम अराउंड जाता है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके अगर हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सही है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तो फिर कोकासस यूनिवर्सिटी है वहां पे, उसके बाद अल्ते यूनिवर्सिटी है वहां पे, उसके बाद में ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी है, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी SCU है वहां पे, और अगर जिनका बजट एकदम से ही नॉर्मल बजट है उनके लिए इंटरनेशनल ब्लैक सी यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो मेनली जो तिब्लिसी सिटी में है और अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रही हैं और अच्छे बजट के अंदर बच्चा है वहां पे अपने MBBS कंप्लीट कर पा रहा है। ओके, तो जॉर्जिया में आपने बताया। किर्गिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी आप रिकमेंड करेंगे? मेनली ये कि बिस्केक के अंदर आपको जाना अगेन जैसा आपने बताया कैपिटल में जाए बच्चा। अब बिस्केक में वहां पे काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और वो भी बजट वहां पे भी जॉर्जिया जितना बजट वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं वहां पे। राइट, वहां पे भी वेरी बहुत करने लगे हैं। हाँ, क्योंकि जैसे वहां पे यूनिवर्सिटीज काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी फीस $5,500 $6,000 से वहां पे स्टार्ट है, ठीक है। तो फिर वहां जाने से बेटर है कि बच्चा फिर जॉर्जिया चला जाए। तो जो नॉर्मल जैसे बजट वाली यूनिवर्सिटी में बात करूं तो एक वहां पे इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कैपिटल में ही है, जिसकी ट्यूशन फीस है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और सब कुछ ऑन कैंपस है। जैसे मैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी इमेजिन करता हूँ तो एक कैंपस चाहिए। जैसे मैं भी जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, वहां पे एक कैंपस था, उस कैंपस को देख के फील आता था कि हाँ हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वहीं पे ही हॉस्टल था, वहीं पे यूनिवर्सिटी है, वहीं पे आपका डीन ऑफिस है, वहीं पे आपकी एनाटॉमी क्लासेस चल रही हैं, वहीं पे आपका हॉस्पिटल। जो बच्चा जो इंडिया में बैठा हुआ है जिसको एक मेडिकल यूनिवर्सिटीज को इमेजिन करनी है तो उसको यही इमेजिनेशन आता है कि हाँ वहाँ पे कैंटीन भी है, वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, सब कुछ कैंपस में। तो वही चीजें क्या कि जैसे किर्गिस्तान में IMU है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार एंटर हो गया उसके बाद सब चीजें उसको वहीं मिलेंगी। तो इस हिसाब से ऑन कैंपस सारी चीजें होनी जरूरी है। अब मैं आपसे लास्ट चीज ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भी बच्चा अब्रॉड जाता है डिग्री कंप्लीट करने के बाद, उसके पास क्या स्कोप है, वो कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है? क्या सिर्फ इंडिया ही ऑप्शन है या अब्रॉड में भी वो कहीं सेटल हो सकते हैं? जब स्टूडेंट वहां से MBBS कंप्लीट करता है तो उसके पास में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। नंबर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो यही है कि अगर वो चाहे कि वहीं पे ही उसको सेटल होना है या फिर वहीं पे रहना है तो आगे अपनी वो PG कंटिन्यू करके वहां पे भी जॉब कर सकता है जिस भी कंट्री से वो MBBS कर रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये है स्टूडेंट इंडिया में आए, अभी जैसे FMG का एग्जाम चल रहा है, FMG अपना कंप्लीट करे, इंटर्नशिप करे, फिर यहाँ पे एज ए डॉक्टर काम करे, ठीक है। नंबर थर्ड है उसके पास ऑप्शन है बाहर की कंट्रीज में जाने, जैसे US जाने का ऑप्शन उसके पास में, UK जाने का ऑप्शन है, कनाडा जाने का ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया जाने का ऑप्शन है। उन सब ऑप्शंस के लिए हर कंट्री जो है, हर कंट्री का एक तरह से एक एग्जाम है, आपको उस एग्जाम को पास करके ही आप वहां पे क्लिनिकल रेजिडेंसी कर सकते हैं या फिर आप वहां पे जॉब कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। जैसे कि हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जो अभी UK में जॉब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिकल रेजिडेंसी कर रहे हैं, UK में MRCS का एग्जाम क्लियर करके वहां पे भी PG कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की जैसे अगर इन्फॉर्मेशन जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है हम काउंसलिंग के अंदर उनको सब इन्फॉर्म भी करते हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चे को एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि भाई मेरे को आगे क्या करना है। तो सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। जिसने MBBS कंप्लीट की है उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज कैसे यूज करता है। इन सब चीजों के बारे में भी काउंसलिंग चाहिए तो स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि MBBS अब्रॉड के बारे में तो आपको बहुत कंसल्टेंट बता देंगे, बट जैसे आप खुद MBBS अब्रॉड से किए हुए हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज में सेटल हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज बेस है। अगर कोई बच्चा अब्रॉड से पढ़ाई करने के बाद इंडिया के अलावा कोई ऑप्शंस देखता है
तो उसके पास वो क्या ऑप्शंस है और वो कैसे उन ऑप्शंस तक पहुंच सकता है, कैसे वो एसेस कर सकता है। हम आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से भी इंटरेक्शन करा सकते हैं। तो हमने आई थिंक बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहा है, वो चाहता है कि एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट के पास जाए, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, हम बच्चों को करंट स्टूडेंट से ही बात करा सकते हैं, एफएमजी ग्रेजुएट से बात करा सकते हैं जो ऑलरेडी इंडिया में आके डॉक्टर बन चुके हैं, ताकि वो उनकी सक्सेस स्टोरी जान सकें। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी ये वीडियो एंड करना चाहूंगा डॉक्टर अनिल को थैंक यू करते हुए, और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हैं, आप हमारे को नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।